हमने उत्तराखंड की भौतिक संरचना, जलवायु और प्राकृतिक आपदा हमारा टॉपिक था। इसमें हमने उत्तराखंड की भौतिक संरचना के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा अक्षांशीय विस्तार, राजनीतिक विस्तार, उत्तराखंड के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हमने पढ़ा था, साथ में आंतरिक जिले। इसके अलावा आपको जो है बताया था उत्तराखंड की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में डीपली हमने पढ़ा था कि कौन सा जिला किस जिले को स्पर्श करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चाइना नेपाल के साथ बॉर्डर कितना शेयर करता है, कौन कौन से जनपद शेयर करते हैं, वो सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। हमने कुछ दर्रों के बारे में पढ़ा था जो कि अंतर्राज्यीय दर्रे हैं। इसके अलावा हमने एच.सी. खरकवाल द्वारा उत्तराखंड को जिन 8 भौगोलिक भागों में बांटा गया है उन भागों को पढ़ना स्टार्ट किया था। हालांकि कुछ लोगों की क्वेरी आई थी कि आप जो है ट्रिक के माध्यम से भी बताने का कष्ट करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ट्रिक बताई जाएगी, लेकिन ट्रिक जो है वहीं पर बताई जाएगी जहां पर ट्रिक यूजेबल लगे। जैसे इतिहास में ट्रिक यूजेबल हो सकती है। जनरली मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मुझे ट्रिक ज्यादा यूजेबल नहीं लगती है। हालांकि कुछ जगहों पर ट्रिक यूजेबल हो सकती है। जैसे इतिहास में आप पढ़ते हो ना, युद्धों के बारे में पढ़ते हो, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, मर गया। मैं बाबर के युद्धों की बात कर रहा हूँ, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो ऐसी जगहों पर ट्रिक यूजेबल हो सकती है। लेकिन जहां पर ट्रिक यूजेबल होगी मैं आपको बताऊंगा, और जहां पर हमको अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा वहां पर मैं आपको उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो आप बने रहिए। शुरू करते हैं आज क्लास 2। क्लास फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। हमने भौगोलिक विभाजन को पढ़ा था और हमने दक्षिण से शुरू करते हुए गंगा का मैदानी भाग, फिर तराई, फिर भाबर, शिवालिक, दून और द्वार क्षेत्र जो है हमने कंप्लीट करा था। आज हम पढ़ेंगे लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय की अगर मैं बात करूं तो शिवालिक के उत्तर में और विरत हिमालय के दक्षिण में है। जैसे कि हम जानते हैं लघु का मतलब है छोटा, तो यहां पर ये कहा जा सकता है कि वह हिमालय जो जो है छोटा हिमालय है। हालांकि मैंने आपको कल बताया था उप हिमालय हमने पढ़ा था शिवालिक को, वो हिमालय जो है हिमालय का सबसे बाह्य भाग था। सबसे जो है बाहरी जो हिमालय है या हिमालय के चरण अगर हम कहें, हिमालय जो लास्ट में जो हिमालय के चरण कहें वो शिवालिक क्षेत्र था। वैसे ही हम ऊंचाई में थोड़ा ऊपर जब बढ़ते हैं तो हमारे पास जो क्षेत्र आता है वो आता है लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय का विस्तार जो है वो उत्तराखंड के 9 जनपदों में है। इसमें चंपावत है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, चमोली है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, उत्तरकाशी है, देहरादून है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी बन जाता नहीं, क्वेश्चन बना हुआ है काफी एग्जामों में। मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है खुद। क्वेश्चन ये बन जाता है कि निम्न में से कौन सा एक जिला लघु या मध्य हिमालय का भाग नहीं है। आपको यहां से 3 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन जो है आपको शिवालिक या किसी और कोई और अन्य जिला का दे देगा। आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा लघु या मध्य हिमालय का भाग नहीं है। तो आपको भाग नहीं है तभी आप उसको पहचान पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन से 9 जिले लघु या मध्य हिमालय का भाग हैं। अगर हम मैप की सहायता से देखें तो हम देख सकते हैं कि लघु हिमालय जो है वो आपका इन जिलों के मध्य फैला हुआ है। हालांकि अगर लघु हिमालय के बारे में बात की जाए तो ये सबसे चौड़ा भाग है। यानी कि लघु हिमालय की जो चौड़ाई है वो 70 से 100 किलोमीटर है। अभी तक हम जो देख रहे थे 2 से 3 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर या फिर 15 से 30 किलोमीटर इस प्रकार से चौड़ाई थी किसी भी भाग की। लेकिन लघु हिमालय या मध्य हिमालय की अगर हम बात करें, मध्य हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद जो है ये बीच में है एक तरीके से। इससे पहले महान हिमालय है, इसके बाद बाह्य हिमालय है, तो ये जो है बीच में है, इसलिए इसको मध्य हिमालय कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा लोग जहां रहते हैं वो जो क्षेत्र है वो आपका लघु या मध्य हिमालय ही है। आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई जो है 70 से 100 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1200 से 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई पर्वत यहाँ पे काफी ज्यादा पाए जाते हैं। इससे पहले हम देख रहे थे शिवालिक में छोटी छोटी पहाड़ियां थी, जैसे जैसे ऊपर को बढ़ेंगे वैसे वैसे पहाड़ियों की ऊंचाई बढ़कर वो पर्वतों में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर काफी बड़े बड़े पर्वत है, 4500 मीटर तक ऊंचाई के पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा लघु हिमालय क्षेत्र की श्रेणियां राज्य में विभिन्न डांडों के रूप में भी विभाजित है। इसमें है देववन, नागटिब्बा, रीवा, मसूरी, झंडीधार, सुरकंडा, चंद्रबदनी, दूधातोली, बिनसर, रानीखेत। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र लघु या मध्य हिमालय का भाग नहीं है? जिन्होंने पेपर दिए हैं, जिनको एग्जाम का एक्सपीरियंस है, वो जान सकते हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन लघु या मध्य हिमालय का भाग नहीं है। नहीं है क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा चंद्रबदनी, ए, बी दूधातौली, सी बिनसर और डी फूलों की घाटी। तो आपका आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी नहीं है, क्योंकि वो उच्च हिमालय में आती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ध्यान रखें
देववन, नागटिबा, रीवा, मसूरी, झंडीधार, सुरकंडा, चंद्रबदनी, दूधातौली, बिनसर, रानीखेत, ये जो है लघु या मध्य हिमालय में ही पड़ती है सारी चोटियां। इस क्षेत्र को हिमवंत अर्थात हिम का आंचल कहा जाता है, क्योंकि आंशिक रूप से सदैव हिमाच्छादित यहाँ की चोटियां रहती है, इसलिए इसको हिम का आंचल या हिमांचल के नाम से जाना जाता है। जीवाश्मों का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। जब मैं शिवालिक पढ़ा रहा था, मैं आपको बता रहा था शिवालिक में जीवाश्म पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पुरानी जो चोटियां हैं वहां पर बढ़ते हैं, जीवाश्मों का अभाव देखने को मिलता है। लघु या मध्य हिमालय में जीवाश्म जो है कम देखने को मिलते हैं, अभाव देखने को मिलता है, या नहीं के बराबर देखने को मिलते हैं जीवाश्म। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स, ठीक है। यहाँ का इस जो चोटी है या जो ये क्षेत्र है, इसका निर्माण वलित और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। वलित, आपने माउंटेन्स के टाइप्स पढ़े होंगे, जिसमें आपको पता होगा वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, इस प्रकार से कई भागों में जो है पहाड़ियों को या माउंटेन्स को विभाजित किया जाता है। वही चट्टानों के भाग पड़े होंगे। चट्टानों को जनरली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आता है इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान, उसके अलावा मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। इन 3 चट्टानों में से जो टाइप 3 है कायांतरित चट्टान, तो जो ये क्षेत्र है वो इस चट्टान का बना हुआ है, यानी कि इस क्षेत्र में ज्यादातर कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। और पर्वतों की बात करें तो वलित पर्वत, वलित पर्वत को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो वहां आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। वलित पर्वत को बोलता है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन आपने देखा होगा ना, हिमालय एक वलित पर्वत है। इसके अलावा आल्पस, एंडीज, क्यों वलित पर्वत है? क्योंकि ये फोल्ड है। इस तरीके से बनाते थे ना, आप चित्रकारी करते थे तो कुछ ऐसा ही पर्वत बनाते थे ना, तो ये फोल्ड माउंटेन है, इनको हम बोलते हैं वलित पर्वत, ठीक है। कायांतरित चट्टानों की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्वार्टजाइट, मार्बल या फाइलाइट, ये सब कायांतरित चट्टानों में आती है। तो जो ये क्षेत्र बना है मध्य हिमालय का, वहां वलित पर्वत पाए जाते हैं और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। काल की दृष्टि से अगर हम बात करें, क्योंकि पूरी पृथ्वी को काल में डिवाइड किया गया है ना, कैम्ब्रियन हो गया, पैलेजोइक हो गया या मायोसीन हो गया, तो काल की दृष्टि से बात करें तो ये क्षेत्र प्री कैम्ब्रियन तथा पैलेजोइक टाइम का या काल का माना जाता है। इस क्षेत्र में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे तांबा, अल्मोड़ा में, पौड़ी में। अल्मोड़ा को इंपॉर्टेंट है, ताम्र नगरी कहा जाता है। ताम्र नगरी हो गया, पटाल नगरी हो गया, ये सब अल्मोड़ा को कहा जाता है। आप एक चीज ध्यान रखिए, जो नोट्स में है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, मैं बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ, वो भी आप नोट करिएगा। जैसे अल्मोड़ा को ताम्र नगरी कहा जाता है या पटाल नगरी के नाम से जानते हैं, और भी काफी ज्यादा नामों से जाना जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जिला सीरीज भी हम पढ़ेंगे, वहां पर ये चीजें कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो चीजें बीच बीच में आ जाती है आप उनको भी ध्यान रखिएगा। वहीं एस्बेस्टस पौड़ी में पाया जाता है, ग्रेफाइट अल्मोड़ा और पौड़ी में पाया जाता है। तो इन खनिजों के लिए ये क्षेत्र थोड़ा सा जाना जाता है। इस क्षेत्र में दक्षिण की ओर ढाल जो है वो थोड़ा सा तेज पाया जाता है, और उत्तर की ओर ढाल जो है मंद है। आप देखते हो ना, नदियां हमेशा दक्षिण की ओर बहती है यहाँ पे, तो दक्षिण की ओर जो ढाल है, जहां ढाल ज्यादा होगा, नदियों का प्रभाव उस दिशा में होगा, तो दक्षिण की ओर थोड़ा सा ढाल ज्यादा है। कौन कौन सी नदियां इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है? सरयू, सरयू और गोमती का संगम कहाँ पर है? एक बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है सरयू प्लस गोमती के संगम पर, वो है बागेश्वर। यहाँ पर उत्तरायणी मेला बहुत फेमस है, सरयू और गोमती के संगम पर लगता है। पश्चिमी रामगंगा, लधिया, नयार मंडल। नयार नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। नयार नदी जनरली 2 नदियों से मिलकर बनती है, पूर्वी और पश्चिमी नयार। सतपुली में दोनों मिलेंगी, और उसके बाद व्यास घाटी फुलचट्टी में गंगा में नयार जो है वो मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट है नयार मंडल नदी। इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र में श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर 200 वर्ग मीटर के क्षेत्र में अनेक ताल पाए जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया, नैनीताल जिले में भी जो है इस श्रेणी का विस्तार है, और नैनीताल झीलों की नगरी है। नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में काफी सारी झीलें पाई जाती हैं, चाहे वो आपका नौकुचिया ताल हो, भीमताल हो, खुद नैनीताल हो, या सात ताल हो, काफी सारी सूखा ताल हो, हरीश ताल हो, सड़िया ताल हो, मलवा ताल हो, काफी सारे ताल नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो 200 वर्ग मीटर के क्षेत्र में काफी सारे ताल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तापमान जाड़ों में शून्य से नीचे चला जाता है, क्योंकि हिमाचल इस क्षेत्र को कहा जाता है हिम का आंचल कहा जाता है। हिम से ढकी हुई चोटियां रहती है, कहीं टाइम या कुछ कह सकते हैं कि आंशिक रूप से हिमांचादन होता है यहाँ पर। इस कारण तापमान शून्य से नीचे यहाँ पर रहता है कुछ क्षेत्रों में। गर्मी में यह क्षेत्र सुहावना, राज्य के लगभग आधे लोग यहाँ पर निवास करते हैं। क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो इस क्षेत्र में जो है, क्योंकि पर्वतीय जनसंख्या आप जानते हो, पर्वतीय जनसंख्या ज्यादा है, तो पर्वतीय क्षेत्र भी ज्यादा है। हमने पढ़ा था 86.07%। तो इस क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण
लगभग आधे लोग निवास करते हैं। गर्मियों में मौसम सुहावना रहता है, चाहे वो देववन हो, नागटिब्बा हो, चाहे वो रानीखेत हो। इन क्षेत्रों में गर्मियों में मौसम जो है काफी सुहावना देखने को मिलता है। कोणधारी वन यहाँ पर पाए जाते हैं। संपूर्ण क्षेत्र का 45 से 60% भाग पर यहाँ पर वन है, यानी कि काफी ज्यादा क्षेत्र पर वन यहाँ पे पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है, काफी है, इसलिए भी ये वनों का प्रतिशत ज्यादा है। और कोणधारी वन, जिसमें आपका चीड़, देवदार, इस प्रकार के वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम ढालों पर देखें यहाँ पर, तो ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को जो है बुग्याल कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रमुख बुग्यालों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, बद्रीनाथ के आसपास कौन सा बुग्याल है, केदारनाथ के आसपास कौन सा बुग्याल है, ये सब टॉपिक हम क्लियर करेंगे। लेकिन जो ढालों पर यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको बुग्याल कहा जाता है। हालांकि बुग्याल के अलावा पयार, अल्पाइन पास्चर, इस नामों से भी जाना जाता है उत्तराखंड में घास के मैदानों को। कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में थच कहा जाता है। कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, आपने सुना होगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, इस तरीके से। तो जो छोटे छोटे घास के मैदान है ढालों पर, उनको उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, पयार कहते हैं, अल्पाइन पास्चर कहा जाता है, कुल्लू में थच कहा जाता है, कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। और इस बुग्यालों को या इन घास के मैदानों को पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो भोटिया जनजाति के लोग हैं वो यहाँ पर अपने पशुओं को लेकर जाते हैं, तो पशु चारकों का स्वर्ग कहा जा सकता है या कहा जाता है। कृषि की बात अगर इस क्षेत्र में कहें, तो कृषि यहाँ पर काफी मात्रा में की जाती है। हालांकि प्लेन्स ना होने के कारण यहाँ पर जो है सीढ़ीदार खेतों के रूप में खेती की जाती है। सभी को पता है सीढ़ीदार खेतों से मतलब क्या है। जहां पर जो पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि होती है वो जनरली सीढ़ीदार खेतों में ही खेती की जाती है। एक के ऊपर एक खेत होते हैं सीढ़ी के रूप में, इसलिए सीढ़ीदार खेत कहते हैं, जिनमें धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, चूआ, चौलाई जिसे कहते हैं, या मंडुआ हो गया, इस तरीके से जो है काफी खेती की जाती है। कुछ घाटियां प्रसिद्ध है, अलकनंदा नदी घाटी चूआ और ज्वार के लिए फेमस है। अल्मोड़ा की बात करें तो मक्का के लिए, हालांकि सर्वाधिक मक्का कहाँ होता है, सर्वाधिक मक्का देहरादून में होता है। क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में, सर्वाधिक मक्का कहाँ उत्पादन होता है, देहरादून में उत्पादन होता है। इसके अलावा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लघु हिमालय व वृहद हिमालय को अलग करने वाली जो लाइन है वो है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, क्लास 1 आप देख सकते हो, जो क्लास 2 में जुड़ा है वो क्लास 1 देख सकते हैं, वहां पे हमने इनके बारे में अच्छे से बात की है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा भूभाग है ये, क्यों है, क्योंकि इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा भूभाग लघु या मध्य हिमालय है। तालाब या पड़चर भूमि की अधिकता वाले क्षेत्र को पहाड़ी लोग माल कहते हैं। हालांकि हमने देखा था जो भाबर था वहां पर भी उसको भी माल प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो तालाब या पड़चर भूमि अधिक होने के कारण इस क्षेत्र को भी जो पहाड़ी लोग हैं वो जो है माल कहते हैं। मध्य हिमालय की समतल जो भूमि होती है, मध्य हिमालय में कुछ जगहों पर समतल भूमि को जो है पहाड़ी में जो है सौण कहा जाता है, सौण या फिर सैंड। जो पहाड़ी जानते हैं उनको पता होगा कि सैंड या सौण जो है वो समतल भूमि को कहा जाता है मध्य हिमालय में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का पामीर। उत्तराखंड का पामीर दूधातौली को कहा जाता है। ये दूधातौली भी मध्य हिमालय में ही पड़ता है। और इस दूधातौली को लेकर किसी न किसी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है ये क्वेश्चन हो, चाहे निम्न में से कौन सी नदी दूधातौली से उद्गमित होती है ये क्वेश्चन हो, चाहे ये क्वेश्चन हो कि वीर चंद सिंह गढ़वाली द्वारा जो है किस स्थान को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की गई थी, चाहे ये क्वेश्चन हो। इसी दूधातौली रेंज में आपका जो है गैरसैंण भी स्थित है। आप जानते हो जो द्वितीय विधानसभा भवन है उत्तराखंड का वो वहीं पर निर्माणाधीन है या बन चुका है। तो यहां से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड का पामीर इसको कहा जाता है दूधातौली को। उत्तराखंड के 3 जिलों में ये विस्तृत है, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा। हालांकि जो सबसे ज्यादा इसका जो भाग है वो पौड़ी में है 60%, बाकी 40% चमोली और अल्मोड़ा में फैला हुआ है। ये उत्तराखंड का पामीर है, दूधातौली है, इसकी तली पर एक ताल है जिसको दुग्ध ताल के नाम से हम जानते हैं। इस दूधातौली से 5 नदियों का उद्गम होता है। नदियां याद करना इजी है क्योंकि 2 नदियां था आपका जो है पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार है। नदियां याद करना बहुत ज्यादा इजी है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, 2 नदियां ये हो गई। पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़। आटागाड़ आप जानते हो किसकी सहायक नदी है, पिंडर की। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार किसकी सहायक नदी है, दोनों के दोनों गंगा की सहायक नदी है। फुलचट्टी ब्यास घाट में गंगा से आकर मिलती है। एक नदी है वूनो,
या वीनो भी कहा जाता है, पश्चिमी रामगंगा। ये 5 नदियों का उद्गम दूधातौली से होता है। पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, वूनो या वीनो। ये 5 नदियां यहाँ से उद्गमित होती है। वीरचंद सिंह गढ़वाली का नाम आता है इस क्षेत्र को लेकर। वीरचंद सिंह गढ़वाली इस क्षेत्र से जो है वो काफी प्रभावित थे। प्रभावित अगर हम वीरचंद सिंह गढ़वाली की ही बात करें, पहले वीरचंद सिंह गढ़वाली कौन थे? आप जानते हो पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली थे। पेशावर कांड में इन्होंने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गांधी जी ने इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही थी। गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे एक चंद सिंह और मिलता तो देश कब का आजाद हो जाता। ये लाइन भी पूछी गई थी इसी बीच एक एग्जाम में। मुझे एक चंद सिंह और मिलता तो देश कब का आजाद हो जाता। यह कथन महात्मा गांधी ने, यह कथन किसका था? तो वो महात्मा गांधी का था। वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में और बात करें तो 23 अप्रैल को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है इनकी याद में। वहीं यही कोदिया बगड़ में 12 जून को मेला लगता है इनकी समाधि पे। इनकी समाधि स्थल कोदिया बगड़ में है, वहां पर जो है 12 जून को मेला लगता है। हालांकि इस 12 जून को एक दिवस मनाया जाता है, वो दिवस है मुक्ति दिवस। इस 12 जून को मुक्ति दिवस भी यहां पर मनाया जाता है। 23 अप्रैल को क्रांति दिवस, 12 जून को मुक्ति दिवस। एक इंपॉर्टेंट चीज और है इनके नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1994 में इनके नाम पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट है। वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1994 में 1 रुपए का डाक टिकट इनके सम्मान में, इनकी याद में जो है वो जारी किया गया था। इन्होंने जो है 1960 में वीरचंद सिंह गढ़वाली ने नेहरू जी से एक बात रखी थी कि क्यों ना यहाँ पर जो है भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाए। गर्मियों की जो राजधानी है वो यहाँ दूधातौली में या इस क्षेत्र में जो है बनाई जाए। इन्होंने 1960 में ये मांग रखी थी। गैरसैंण इसी क्षेत्र में है। गैरसैंण आप जानते हो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी हम कह सकते हैं। ब्रिटिश काल में यह चांदपुर परगने का भाग था, क्योंकि उस टाइम पे परगनों में डिवाइड था। परगने और पट्टियां आप जानते हो, परगनों और पट्टियों में डिवाइड था, चाहे वो गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो। तो उस टाइम पे जो जिस परगने में ये क्षेत्र आता था वो चांदपुर परगना था। हिमाचल प्रदेश के गद्दी और गुजर यहाँ पर पशु चारण के लिए आते हैं, यानी कि अपने पशुओं को लेकर आते हैं। अगर हम बात करें जो है मध्य हिमालय में कौन कौन से प्रमुख स्थान है, मसूरी, देववन, रानीखेत, दूधातौली, बिनसर, ये जो है मध्य हिमालय के प्रमुख स्थान है। क्वेश्चन बन जाएगा मसूरी निम्न में से किस हिमालय में अवस्थित है? 4 ऑप्शन दे देगा। या क्वेश्चन बन जाएगा रानीखेत किस हिमालय का हिस्सा है? या क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्वेश्चन बन जाएगा निम्न में से कौन एक मध्य हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम देखते हैं वृहत या उच्च हिमालय। वृहत या उच्च हिमालय का मतलब है, वृहत है यानी कि सबसे बड़ा। तो हिमालय का सबसे बड़ा भाग है या सबसे बड़ा क्षेत्र है वो जो है वृहत या उच्च हिमालय है। हालांकि इसके जो है और भी कई नाम है। महान हिमालय इसको कहा जाता है, मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय कहने का मतलब है सबसे ऊंची चोटियां जिसके लिए हिमालय जाना जाता है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसको मुख्य हिमालय कहा जाता है। महा हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, प्राचीन ग्रंथों में से हिमाद्री कहा गया। एक क्वेश्चन यहाँ से छोटा सा बन सकता है कि प्राचीन ग्रंथों में वृहत या उच्च हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हिमाद्री कहा गया है। इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 15 से 30 किलोमीटर में ये चौड़ाई में फैला हुआ है। 15 से 30 किलोमीटर। इससे पहले हमने देखा था लघु या मध्य हिमालय 70 से 100 किलोमीटर में था। वहीं ये 15 से 30 किलोमीटर में फैला हुआ है। ऊंचाई की बात करूं तो 4500 तक लघु हिमालय था। 4500 से 7817 मीटर। 7817 मीटर क्यों है? क्योंकि सबसे ऊंची चोटी ही 7817 मीटर की है, जो है नंदा देवी। तो 4500 से 7817 मीटर जो है इसकी औसतन ऊंचाई है, या ऊंचाई हम कह सकते हैं। विस्तार की बात करें तो विस्तार जो है इसका 6 जनपदों में है। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ये याद करने के लिए जनरली आप ये सोच सकते हैं कि वे जनपद जिसमें बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं, उच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय या महान हिमालय या वृहद हिमालय का जो विस्तार होगा वो उन्हीं जनपदों में होगा। उत्तरकाशी में काफी पर्वत चोटियां हैं, टिहरी में भी खतलिंग ग्लेशियर वगैरह काफी चोटियां हैं, रुद्रप्रयाग में भी बहुत सारी चोटियां हैं, यानी कि एक पर्वतीय जिला है। चमोली भी एक उच्च हिमालय में बसा हुआ जिला है। बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर हो गया, या फिर और भी कई सारे पर्वत हो गया। पिथौरागढ़ में भी काफी सारे पर्वत हैं। हम पढ़ेंगे पर्वतों को आगे, तो हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि जो वे जिले जहां पर काफी बड़े पर्वत या ग्लेशियर
मौजूद हैं वो जो है हमेशा उच्च हिमालय या वृहत हिमालय में ही आएंगे। अगर हम इसके ऊपरी भाग की बात करें तो 12 से 13,000 फीट से ऊपर प्राकृतिक वनस्पतियों का नितांत अभाव पाया जाता है। हालांकि निचले भागों में, जैसे अगर ये हिमालय का वृहत हिमालय क्षेत्र है, एक ऐसी लाइन होगी जिसके ऊपर प्राकृतिक वनस्पतियां नहीं पाई जाती है, जीरो हो जाती है। हालांकि इसके कुछ निचले क्षेत्रों में, इन निचले क्षेत्रों में बुग्याल, जिसको मैंने कहा अल्पाइन पास्चर या पयार के नाम से भी जानते हैं, वो पाए जाते हैं। तो इस लाइन को किस नाम से जाना जाता है वो भी हम अभी देखेंगे। वह लाइन जिसके ऊपर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, या वह लाइन जिसके नीचे बर्फ नहीं पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऊपरी भागों में जो है वनस्पतियों का अभाव है, जबकि निचले भागों में कुछ क्षेत्रों में बुग्याल, पयार या अल्पाइन पास्चर पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, फूलों की घाटी इसी क्षेत्र में स्थित है। ये काफी ज्यादा बार बन जाता है कि वैली ऑफ फ्लावर, आप जानते हो ना चमोली में है वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर से एक नदी निकलती है, हालांकि दो नदियां उसके बीचों बीच निकलती है, लक्ष्मण गंगा, और उसमें जो है पुष्पावती नदी आकर मिलती है। तो फूलों की घाटी में काफी ताल भी है, सिद्ध ताल हो गया, नरसिंह ताल हो गया, मातृका ताल हो गया, ये ताल भी फूलों की घाटी में स्थित है। और वैली ऑफ फ्लावर की खोज किसने की थी? तो वैली ऑफ फ्लावर की खोज की थी फ्रैंक स्माइथ ने। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, दी वैली ऑफ फ्लावर। तो फूलों की घाटी इसी क्षेत्र में स्थित है, किस क्षेत्र में? उच्च हिमालय में। वृहत हिमालय के जो मूल निवासी हैं उन्हें भोटिया कहा जाता है, भोटिया जनजाति। जब हम जनजाति का टॉपिक पढ़ेंगे, इस जनजाति के बारे में, इनकी रीति रिवाज, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम डीपली जानेंगे। लेकिन भोटिया जनजाति जो है वो वृहत हिमालय की मूल निवासी मानी जाती है, क्योंकि पशुचारण के लिए मैंने आपको बताया था, ये लोग जो है ग्रीष्म काल में यही निवास करती हैं। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन कृषि और पशुचारण के लिए ये लोग जाते हैं। हालांकि भोटिया को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। भागीरथी, अलकनंदा घाटी यानी कि उत्तरकाशी और चमोली में इन्हें जाड़, मारछा या तोलछा कहा जाता है। वहीं काली और गौरी गंगा घाटी में, यानी कि पिथौरागढ़ हो गया या आपका बागेश्वर हो गया, इन क्षेत्रों में इनको जो है शौका और जोहारी कहा जाता है। महान हिमालय की भूमि को बगड़ कहते हैं। आपने देखा लघु हिमालय की जो समतल भूमि थी उसको सैण या सौण कहते थे। वहीं महान हिमालय में जो समतल भूमि होती है उसको बगड़ कहते हैं। वहीं जो ढाल होते हैं उनको सलाण कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि ढाल को क्या कहा जाता है, तो सलाण कहा जाता है। इस क्षेत्र में इजरान भूमि पाई जाती है। अभी हम जब मिट्टी को पढ़ेंगे तो वहां पर इजरान भूमि के बारे में जानेंगे कि वह भूमि जो कम उपजाऊ होती है, वनों से लगी हुई भूमि होती है, उसे इजरान कहा जाता है, बंजर भूमि को। तो जो इस क्षेत्र में वो बंजर भूमि पाई जाती है ज्यादातर। करेवा अल्प मात्रा में पाई जाती है। करेवा जो है केसर की फसल के लिए उपयुक्त है। तो केसर की फसल उगाने के लिए जो उपयुक्त जगह है वो जो है इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र के विशाल हिमनद प्लास्टोसीन युग के हिमाच्छादन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जब से बनी है तब से उसको अलग अलग युगों में डिवाइड किया गया है। मायोसीन हो गया, प्लास्टोसीन हो गया, या फिर उसके अलावा और भी कई सारे युग हैं। तो इस क्षेत्र के जो हिमनद हैं वो इस बात की के साक्ष्य देते हैं कि प्लास्टोसीन युग में जो ये हिमाच्छादन है तब के जो हिमनद है वो वर्तमान में भी वहां पे देखने को मिलते हैं। यानी कि इस क्षेत्र के विशाल जो हिमनद है वो प्लास्टोसीन युग के हिमाच्छादन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। लगभग लगभग 130 से 140 करोड़ वर्ष पुराना जो टाइम पीरियड था तब के हिमाच्छादन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस पर्वत श्रेणी का पूरा क्षेत्र अत्यंत पथरीला और कटाफटा है, जो कि कई पंखाकार उपनदियों वाली मोड़दार श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित है। कटाफटा मतलब पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए यहाँ पे पथरीली जमीन है। जो पहाड़ियां हैं वो पथरीली पहाड़ियां हैं। आपने अगर रूपकुंड की फोटो देखी होगी, आप उसमें देख सकते हैं कि कितना पथरीला वो क्षेत्र है। इस श्रेणी की चट्टानें 130 से 140 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। मैंने आपको बताया था प्लास्टोसीन युग के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो लगभग लगभग 130 से 140 करोड़ वर्ष पुरानी जो है ये क्षेत्र माना जाता है, या ये चट्टानें मानी जाती है इस क्षेत्र की। इस क्षेत्र में अनेक दर्रे या गिरिद्वार पाए जाते हैं। ये दर्रे यानी कि पासेस हम पढ़ेंगे इसी में। कौन सा दर्रा किस क्षेत्र को जोड़ता है? दर्रे जनरली क्या होते हैं? प्राचीन मार्ग जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो जो है वो दर्रे कहलाते हैं। पढ़ेंगे दर्रों के बारे में, लेकिन इस क्षेत्र में ही काफी दर्रे पाए जाते हैं। ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होती है, तो ग्रीष्म काल में यहाँ पर काफी वर्षा होती है। उच्च हिमालय में ज्यादातर जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होगी वो बर्फ के रूप में ही होती है, वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा का निर्धारण भी हम पढ़ेंगे, इस प्रकार से किया जा सकता है। आप बने रहिए हमारी क्लासेस के साथ। हिमनद भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं तो ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर को अन्य किन नामों से जानते हैं? बमक या फिर ग्लेशियर या हिमनद इनको कहा जाता है। इसके बाद ट्रांस हिमालयी, या इसको टिबियान क्षेत्र बोलते हैं। टिबियान क्षेत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो मैक्सिमम क्षेत्र है वो तिब्बत में है।
तिब्बत के अधीन है, इसलिए इसको टिबियान क्षेत्र बोलते हैं। ट्रांस का मतलब होता है पार। हिमालय के पार का जो क्षेत्र है उसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं, जो हिमालय के दूसरी तरफ को है। अगर ये पहाड़ी है, अगर हम हिमालय को मान रहे हैं ये हिमालय है, तो इसका ये जो दूसरी साइड का जो क्षेत्र है इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, या हिमालय के पार का क्षेत्र। कुछ क्षेत्र भारत तथा कुछ क्षेत्र तिब्बत के नियंत्रण में है, इसलिए टिबियान बोलते हैं। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 20 से 30 किलोमीटर चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कम हो जाती है ना, अगर उच्च हिमालय यहाँ पर है तो धीरे धीरे जैसे हम नीचे को उतरेंगे वैसी वैसी ऊंचाई कम होगी, तो 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई जो है इस क्षेत्र की है। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैक्सन श्रेणी भी कहा जाता है। जैक्सर श्रेणी के भी इस क्षेत्र को कहा जाता है, जो यहाँ पे पर्वत श्रेणी है उसको जैक्सर, हालांकि छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां यहाँ पे बड़े उच्च पर्वत आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो जैक्सर श्रेणी भी इसे कहा जाता है। उत्तराखंड खंड का वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है जो हिमालय की छाया के उस पार हो, तो हिमालय इस तरीके से है, ये दूसरी साइड को है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र जो है वो इसको कहा जा सकता है या कहा जाता है। ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय को अलग करने वाली जो लाइन है उसे हिंज लाइन या सच्चर जोन कहते हैं। मैंने आपको बताया था जो ट्रांस हिमालय है और ग्रेट हिमालय है इसके बीच जो लाइन है वो आपका हिंज लाइन है। इसके बाद मध्य हिमालय एमसीटी आती है, उसके नीचे शिवालिक एमबीटी आती है, फिर एचएफएफ हिमालयन फ्रंटेड फॉल्ट। इस तरीके से डिवाइडेड किया था, आप क्लास फर्स्ट देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है हिंज लाइन पाई जाती है। ये जो है अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अवसादी चट्टान चट्टान तीन प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी उद्गार से बनती है। अवसादी चट्टान नदियों, हवा के द्वारा एक स्थान से अवसाद उठाकर दूसरे स्थान पर जमा करके जो चट्टान बनती है उसे अवसादी चट्टान बोलते हैं। चाहे वो आपका लाइमस्टोन हो, चाहे वो आपका शेल हो, या चाहे वो आपका सैंडस्टोन हो, ये सब अवसादी चट्टानों में आती हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो अवसादी चट्टानों यानी कि सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है टिम्बर लाइन और स्नो लाइन। स्नो लाइन वह रेखा होती है जहां पर बर्फ समाप्त हो जाती है। अगर ये पहाड़ी है, अब ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ी में पूरी नीचे तक बर्फ होगी, बर्फ जो है पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्रों में होगी, और वह लाइन जहां पर बर्फ समाप्त हो जाएगी उसको कहते हैं स्नो लाइन। जब हम यहां से ऊपर बढ़ते हैं तो एक ऐसा क्षेत्र आता है जिसके बाद हमको बर्फ दिखती है, तो वह लाइन जहां पर बर्फ समाप्त हो जाएगी उस लाइन को स्नो लाइन कहेंगे। ठीक उसी प्रकार वह लाइन जहां पर वृक्ष समाप्त हो जाएंगे, वह काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, वो जो रेखा होती है उसे कहते हैं टिम्बर लाइन। वह काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर वृक्ष नहीं पाए जाते वह कहलाएगी टिम्बर लाइन, और वह काल्पनिक रेखा जिसके नीचे बर्फ नहीं पाई जाती वह कहलाती है स्नो लाइन। 4000 मीटर पर स्थायी हिमरेखा है। क्वेश्चन बन जाता है स्थायी हिमरेखा कहां पर पाई जाती है, तो 4000 मीटर पर स्थायी हिमरेखा पाई जाती है, यानी कि 4000 मीटर पर बर्फ मिलेगी ही मिलेगी आपको। तो स्थायी हिमरेखा 4000 मीटर पर पाई जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत शिखर। देखिए हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का चैप्टर 1, जिसमें हम उत्तराखंड की भौतिक संरचना को जान रहे हैं। उत्तराखंड की भौतिक संरचना में 3 चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती है। उत्तराखंड के पर्वत से क्वेश्चन बनते हैं, उत्तराखंड के ग्लेशियर से क्वेश्चन बनते हैं, और उत्तराखंड के पासिस यानी कि दर्रों से क्वेश्चन बनते हैं। तो उत्तराखंड में चैप्टर फर्स्ट में ये 3 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि इसके अलावा जलवायु भी है और प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, लेकिन उत्तराखंड के पर्वत पर्सनली मेरा फेवरेट टॉपिक और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको अच्छे से देखिए, आपको ये टॉपिक किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा, और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। काफी डीपली मैंने सारे पर्वत कवर किए हैं उत्तराखंड के, सभी किताबों से, सभी एग्जाम पेपरों से, चाहे वो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर हो, सभी जगहों से इकट्ठे करके एक जगह पर लाकर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि आप इनसे कुछ सीख सकें और आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकें। आपको 10 किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी किताब को अगर देखते हो वहां पे आपको कुछ ही पर्वत मिलता है, आपको 4-5 किताबें देखनी पड़ती है, तब जाके आपका एक नोट्स तैयार होते हैं। हमारी ये कोशिश है कि आपको उन किताबों में जो आपका टाइम लग रहा है उसको कम करके आप जो है हमारे वीडियो से नोट्स बनाएं, वहां आपको एक साथ सारी चीजें मिल जाती हैं। उत्तराखंड के पर्वत की बात करें तो जो टॉप 10 पर्वत हैं, उत्तराखंड में जो टॉप 10 पर्वत हैं वो चमोली में ही स्थित है। उत्तराखंड, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सर्वाधिक पर्वत शिखर जो है वो किस जिले में है, तो उत्तराखंड के जो सर्वाधिक पर्वत शिखर है वो चमोली में है। इस बात की पुष्टि इस चीज से होती है कि जो टॉप 10 पर्वत हैं वो सभी के सभी चमोली में है।
जिनमें से प्रथम है नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी चमोली में है और सबसे ऊंचा पर्वत है, फर्स्ट नंबर पर आता है। इसके बारे में डीपली जानेंगे, विश्व में इसका कौन सा स्थान है, भारत में कौन सा स्थान है, इस पर जो है सफलता पूर्वक आरोहण किन किन लोगों ने किया है, असफल कौन हुए हैं। इसमें हम और भी कई पॉइंट भी हैं, वो पॉइंट जानेंगे। तो नंबर 1 पर सबसे ऊंची जो चोटी है वो नंदा देवी है। इसकी फोटो अगर मैं आपको दिखाऊं तो नंदा देवी जो पर्वत है, पश्चिमी पर्वत जो कि चमोली में है, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। जो ये चोटी है इसकी, ये चोटी जो है 7,817 मीटर पर स्थित है और उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पर्वत हम कह सकते हैं नंदा देवी पर्वत को। वहीं सेकंड नंबर पर आता है कामेट। कामेट भी चमोली में है, 7,756 इसकी ऊंचाई पूछ ली गई थी कि कामेट पर्वत की हाइट क्या है। सेकंड सबसे ऊंची चोटी है कामेट। अगर मैं आपको कामेट चोटी की फोटो दिखाऊं, कामेट पर्वत जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसके अलावा नंदा देवी पूर्वी, माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, सतोपंथ, द्रोणागिरी, गंधमादन, ये टॉप 10 जो पर्वत है, इनकी आप ऊंचाई भी याद कर सकते हो, क्योंकि हालांकि इसकी भी पूछी गई थी। पंचाचूली की ऊंचाई पूछी जा चुकी है 6,904। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है, वहां पर पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई पूछी गई है कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो 6,904 मीटर की ऊंचाई है। आपको टॉप 10 या टॉप 12 या टॉप 15 की आपको जो है हाइट भी याद करनी होगी, क्योंकि अब कंपटीशन काफी हाई है। वो आपको पूछ लेगा कि चौखंबा पर्वत जो श्रृंखला है उसकी हाइट क्या है, तो वह है 7,138 मीटर, आपको याद होनी चाहिए। तो याद करने का एक तरीका भी कह सकते हैं आप, माणा की जो है वो 7272 72 याद हो जाती है। बद्रीनाथ पांचवी सबसे ऊंची चोटी है। बद्रीनाथ के बाद चौखंबा है, चौखंबा के बाद त्रिशूल है। तो बद्रीनाथ के बाद जो है 4 शूल कह सकते हैं इस तरीके से चौखंबा को, त्रिशूल को 3 शूल कहते हैं। तो बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, उसके अलावा सतोपंथ, द्रोणागिरी, गंधमादन, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कलंका पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके अलावा पंचाचूली तो पूछा जा चुका है, 6,904 मीटर इसकी हाइट पूछी जा चुकी है एग्जामों में। नंदाकोट, ये नंदाकोट और नंदाखाट पर्वत काफी कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। ये 2 पर्वत है, एक नंदाकोट है, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में है, और एक नंदाखाट है, ये चमोली और बागेश्वर में है। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक पर्वत पिथौरागढ़ में स्थित है। नंदाकोट, नंदाखाट दोनों ऑप्शन देगा, आपको ध्यान देना। नंदाकोट जो पर्वत है वो पिथौरागढ़ में है, नंदाखाट जो पर्वत है वो केवल चमोली और बागेश्वर में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भागीरथी पर्वत, श्रृंगकंठ पर्वत उत्तरकाशी में है, हाथी पर्वत चमोली में है, इसकी ऊंचाई याद कर लेना, कभी भी पूछी जा सकती है, 6,727 मीटर इसकी हाइट है। तो हाथी पर्वत, हाथी के आकार का ये पर्वत है, जोशीमठ के सामने इसका व्यू आता है। इसके अलावा देवस्थान पर्वत चमोली में है, गंगोत्री उत्तरकाशी में, नीलकंठ चमोली में है, चमोली में बद्रीनाथ के पास में है, बद्रीनाथ के पास है। इसकी तलहटी में एक गांव बसा है जिस गांव का नाम है बामणी गांव। तो ये नीलकंठ पर्वत जो है वो चमोली में है। यमुनोत्री पर्वत, बंदरपूंछ पर्वत उत्तरकाशी में है। नंदा घुंघटी पर्वत, यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि नंदप्रयाग में है, अलकनंदा की सहायक है, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी यहाँ से निकलती है। नदियों वाले टॉपिक में आपको पर्सनली मैप के थ्रू इसको बताऊंगा कि कौन सी नदी कहाँ पर आकर किस नदी में मिलती है। नंदाकिनी नदी 56 किलोमीटर आई थिंक इसकी जो है वो लेंथ है, लंबाई है, और ये नंदा घुंघटी पर्वत से निकल के नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी में जो है संगम बनाती है। एक ऐसी नदी जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों नहीं चढ़ाया जाता है वो हम वहां पढ़ेंगे जब हम नदियों वाला टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने। वहीं स्वर्गारोहिणी, आप जानते हो पांडव जो है यहीं से स्वर्ग गए थे। चमोली और उत्तरकाशी दोनों में कंबाइंड रूप से स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर भी है और पर्वत भी है। गौरी पर्वत, ये गौरी पर्वत और गुन्नी पर्वत दोनों इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पर्वत है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब जो है आपको ऐसा नहीं पूछने के चांसेस कम है कि कामेट पर्वत कहाँ है, आपको ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है कि गौरी पर्वत कहाँ है, गुन्नी पर्वत कहाँ है, जयलंग पर्वत कहाँ है, या द्रौपदी का डांडा कहाँ है। अभी हम हालांकि जिले वाइज भी देखेंगे सभी पर्वतों को, लेकिन इंपॉर्टेंट गौरी और गुन्नी पर्वत काफी इंपॉर्टेंट है, और एक जयलंग पर्वत जो कि उत्तरकाशी में है। नर नारायण पर्वत बद्रीनाथ के दोनों ओर, बद्रीनाथ जिन 2 पर्वतों के बीच बसा है वो नर नारायण है। एक आपने इसमें एक कथा सुनी होगी कि भविष्य में जो है नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, तब भविष्य बद्री में बद्रीनाथ की पूजा होगी। तो वो वही नर और नारायण पर्वत हैं। हालांकि 2 और पर्वत भी आते हैं, जय विजय पर्वत, वो हम अभी पढ़ लेंगे चमोली में। जय विजय पर्वत है, ये जय विजय पर्वत दोनों के दोनों विष्णु प्रयाग में है। विष्णु प्रयाग कहाँ है? पहला प्रयाग चमोली में।
जय और विजय भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं चमोली के पर्वत, स्पेशली चमोली में, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी, देखिए मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं वो पूरी तरीके से इस तरीके सोच के बनाए हैं कि आयोग कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगर आपको पता भी है कि मुकुट पर्वत कहाँ है, अगर आयोग आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा ना, अगर आप आयोग पूछता है कि मुकुट पर्वत किस जिले में है, आपको पता है, आप लिख लोगे आंसर चमोली में है। लेकिन अगर आयोग ये पूछे कि मुकुट पर्वत कहाँ है, ऑप्शन दे बद्रीनाथ क्षेत्र, ऋषिगंगा क्षेत्र, नंदा देवी क्षेत्र और नीति क्षेत्र, सभी के सभी चमोली में है, आप वहां पे फंस जाओगे। तो इस तरीके से नोट्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि आयोग कहीं से भी क्वेश्चन ले, हम उसको जो है टैकल कर सके, उसका जवाब दे सके। चमोली के पर्वत की बात करें तो बद्रीनाथ क्षेत्र में कौन कौन से पर्वत हैं? कालिंदी खाल पर्वत, बालाकुन पर्वत, चौखंबा पर्वत, नीलकंठ पर्वत, नर नारायण, माणा पर्वत और सतोपंत पर्वत। माणा पर्वत, माणा गांव भी बसा हुआ है इसकी तलहटी में। माणा गांव का जो प्राचीन नाम है वो मणिभद्रपुरी है। तो बद्रीनाथ क्षेत्र में ये पर्वत आपके आते हैं: कालिंदी खाल पर्वत, बालाकुन पर्वत, चौखंबा पर्वत, नीलकंठ पर्वत, नर पर्वत, नारायण पर्वत, माणा पर्वत, सतोपंत पर्वत। वहीं नीति क्षेत्र की बात करूं तो नीति क्षेत्र में अभिगामिन पर्वत, मुकुट पर्वत, कामेट पर्वत और गणेश पर्वत, ये नीति क्षेत्र में आते हैं। नीति क्षेत्र में ये चार पर्वत आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं। इसके अलावा ऋषिगंगा, आप जानते हो हाल ही में ऋषिगंगा क्षेत्र में ऋषिगंगा नदी से काफी बाढ़ आई थी, एक भीषण आपदा वहां पे देखने को मिली थी। मलारी, ऋषिगंगा या रेणी गांव में आपने सुना होगा, रेणी गांव की एक महिला भी थी, गौरा देवी, जिन्होंने चिपको आंदोलन, जिनको चिपको वुमेन के नाम से संबोधित किया जाता है। ऋषिगंगा क्षेत्र में जो पर्वत है, कालोंका पर्वत, कहीं कहीं पे इसको कलंका पर्वत लिखा भी आता है, इसलिए ध्यान रखना, कलंका और कालोंका सेम है। चंगबंग पर्वत, ऋषिकोट पर्वत, दूनागिरी पर्वत, हनुमान पर्वत। नंदा देवी क्षेत्र में कौन से पर्वत है? नंदा देवी क्षेत्र में रौंटी पर्वत, मृगथुनी पर्वत, देवतोली पर्वत, देवस्थान पर्वत, नंदा देवी पर्वत, नंदा घुंघटी पर्वत और त्रिशूल पर्वत। देखिए कोई ट्रिक नहीं हो सकती है इनको याद करने के लिए, आपको इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इनमें से जो इंपॉर्टेंट पर्वत है, रौंटी पर्वत, देवतोली पर्वत, कलंका पर्वत, चंगबंग पर्वत, इसके अलावा कालिंदी खाल, बालाकुन, अभिगामिन, मुकुट। मैं इनको इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी जो पर्वत है वो सब के सब आपको किसी न किसी बुक में मिल जाएंगे। ये वही पर्वत हैं जो बहुत कम हाईलाइटेड हैं, तो आयोग इनसे आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि जो है पूछ लेगा कालिंदी खाल पर्वत कहाँ है, या बालाकुन पर्वत कहाँ है, रौंटी पर्वत कहाँ है। इसके अलावा भी और कुछ पर्वत है, जैसे सुनंदा पर्वत हो गया, हरदेवोल पर्वत हो गया, द्रुपदा कटार हो गया, विधान पर्वत हो गया, एक और पर्वत है चमराव पर्वत। ये सब चमोली के पर्वतों की बात कर रहा हूँ, चमराव पर्वत भी है, ठीक है, द्रुपदा कटार हो गया। तो ये है चमोली के कुछ पर्वत। इसके अलावा उत्तरकाशी के पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरकाशी के जो प्रमुख पर्वत हैं, तो उन पर्वतों में केदार डोम पर्वत, केदार पर्वत, कीर्ति स्तंभ, कोटेश्वर। याद करने के लिए ट्रिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से याद कर सकते हैं कि केदार डोम, केदार पर्वत, कीर्ति स्तंभ, कोटेश्वर, सबके सब कौन से आते हैं? खर्चखंड, भारती खुंटा, मातृ पर्वत, मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत। मेरू और सुमेरु पर्वत इंपॉर्टेंट है। मेरू सुमेरु पर्वत कहाँ है? वो उत्तरकाशी में है। रुद्रगेरा पर्वत, गंगोत्री ग्लेशियर भी है, सुदर्शन पर्वत, कैलाश पर्वत, पीला पर्वत, तारा पर्वत, ये जेलंग पर्वत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बार बन चुका है और आगे भी काफी बार आपको देखने को मिल जाएगा। जोगिन पर्वत, काला नाग पर्वत, स्वरूप चोटी, श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण, थौलू पर्वत। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें से इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जेलंग पर्वत। इसके अलावा अगर और इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं, कैलाश पर्वत इंपॉर्टेंट है, रुद्रगेरा इंपॉर्टेंट है, स्वरूप चोटी इंपॉर्टेंट है, थौलू पर्वत इंपॉर्टेंट है, जोगिन पर्वत इंपॉर्टेंट है, मातृ पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें मातृ पर्वत है, मेरू और सुमेरु। क्योंकि बाकी सारे पर्वत हाईलाइटेड हैं, सबको पता है कि गंगोत्री पर्वत कहाँ है। गंगोत्री जो है आपका जो है वो जगह का नाम भी है, गंगोत्री ग्लेशियर भी है वहां पर। तो गंगोत्री पर्वत सबको पता है उत्तरकाशी में है, लेकिन आयोग भी आपको ऐसी पर्वत पूछेगा जो थोड़ा सा हाईलाइटेड ना हो। वो आपसे पूछ लेगा स्वरूप चोटी निम्न में से किस जिले में है, तो वो आपका उत्तरकाशी जिले में। आपको इस तरीके से याद करना होगा, आप नोट्स बनाइए, रेगुलर इनको पढ़िए, आपको ये सारे पर्वत याद हो जाएंगे। इसके अलावा पिथौरागढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत हैं, उनमें से ओम पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओम पर्वत वर्तमान में काफी ज्यादा फेमस है। छोटा कैलाश, एक यात्रा भी यहाँ पे जाती है, छोटा कैलाश यात्रा। ओम पर्वत की तलहटी में एक ताल है जिसको बोलते हैं पार्वती ताल।
इस ताल में स्नान करने के पश्चात एक यात्रा निकलती है, छोटा कैलाश यात्रा। और वो जो छोटा छोटा कैलाश है वो ओम पर्वत पर ही स्थित है। इसके अलावा चौंगू पर्वत, चौधारा पर्वत, सांगडांग पर्वत, शूली टॉप और राजरंभा, ये 6 प्रमुख पर्वत पिथौरागढ़ के हैं। बागेश्वर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्वत है वो ये 2 पर्वत इंपॉर्टेंट है। छांगुच पर्वत कहाँ है, बलजोरी पर्वत कहाँ है, पिथौरागढ़ बागेश्वर में है। पंचाली द्वार ये ग्लेशियर भी है। नंदा खाट पर्वत, मैकतोली ये ग्लेशियर भी है। सुंदरडुंगा ग्लेशियर भी है, दर्रा भी है और एक पर्वत भी है। ये 6 पर्वत बागेश्वर के, ये 6 पर्वत पिथौरागढ़ के इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ अन्य पर्वत हैं, वो है क्रोंच पर्वत। रुद्रप्रयाग में कार्तिक स्वामी टेम्पल इस पर्वत पर है। कार्तिक स्वामी टेम्पल जिस पर्वत पर है उस पर्वत को जो है क्रोंच पर्वत के नाम से जानता है। जो लोग गए हैं वहां पर वो जान सकते हैं, बिल्कुल चोटी में जो है वो कार्तिक स्वामी टेम्पल है। और जिस पर्वत की चोटी पर कार्तिक स्वामी टेम्पल है उस पर्वत का नाम है क्रोंच पर्वत। देववन पर्वत देहरादून में है। लोखंडी टीबा देहरादून में है। वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी में है। वरुणावत पर्वत से भूस्खलन की काफी घटनाएं होती हैं उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में भूस्खलन के लिए ये वरुणावत पर्वत जाना जाता है। वर्तमान में यहाँ पर एक योजना भी संचालित है, भूस्खलन को रोकने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। सरकार ने काफी सारा काम जो है यहाँ पे इस वरुणावत पर्वत पर किया है भूस्खलन को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ से हर साल आपदा आती है उत्तरकाशी शहर में। दियोली पर्वत बागेश्वर में है। खैट पर्वत टिहरी में है। इसको परियों का देश बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, परियों का देश किस पर्वत को बोलते हैं? परियों का देश या आचरी पर्वत वो खैट पर्वत को बोलते हैं। ये टिहरी में है। कहते हैं कि जो है ये यहाँ पे जो है जो हिमालय की आचरियां हैं वो स्नान करने आती है खैट पर्वत पर। यहाँ एक अचरी ताल भी है, अचरी ताल, इस ताल में वो स्नान करती है ऐसा माना जाता है। विशोन पर्वत टिहरी में है। एबट माउंट जो है वो चंपावत में है। यहाँ से एक नदी निकलती है, नदियों वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। कंडोलिया पर्वत पौड़ी में है। जय विजय पर्वत की बात मैं आपको कर रहा था। विष्णुप्रयाग के दोनों साइड जो पर्वत है उनका नाम है जय विजय। कशाई पर्वत अल्मोड़ा में है। कहा जाता है कि ये कशाई पर्वत पर अल्मोड़ा स्थित है। फॉलिंड कॉर्ड पर्वत पिथौरागढ़ में फॉलिंड कॉर्ड पर्वत है। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई छोटे मोटे पर्वत होंगे वो आपको जो है कंप्लीट करा दिए जाएंगे। थोड़ा सा डीपली जानते हैं नंदा देवी पर्वत के बारे में, क्योंकि ये नंदा देवी पर्वत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्वत है एक, तो इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, ऐसा क्या है जो ये एक जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी बनी है। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय के क्रम में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्यों है? क्योंकि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका कंचनजंगा है। फर्स्ट नंबर पर कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा, हालांकि तीसरा इसको तीसरा नहीं होना चाहिए, इसको सेकंड होना चाहिए। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली कंचनजंगा और दूसरी आपका जो है वो है नंदा देवी। तीसरी क्यों लिखी है? बहुत सारे लोग बोलेंगे सर तीसरी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलता है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी आप बोलोगे नंदा देवी है। लेकिन अगर हम करंटली बात करें तो इस K2 को जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी का दर्जा जो प्राप्त था वो हट चुका है, POK में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को ही मानते हैं और दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी को। विश्व का 23वां सबसे ऊंचा पर्वत है। सर्वप्रथम नंदा देवी पर्वत को ढूंढने के लिए खोजी दल का गठन कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने सन 1821 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी को ढूंढने के लिए खोजी दल अभियान सर्वप्रथम किस कमिश्नर के द्वारा प्रारंभ किया गया या फिर कब प्रारंभ किया गया? कमिश्नर ट्रेल के द्वारा प्रारंभ किया गया, 1821 में प्रारंभ किया गया। अब अगर हम बात करते हैं इसका आरोहण, जैसे एवरेस्ट फतेह किया था ठीक उसी प्रकार से इसका आरोहण, इसको फतेह किसने किया? सबसे पहले जो शुरुआत की गई H.G. वॉल्टन। H.G. वॉल्टन के अनुसार प्रथम असफल आरोहण W.W. ग्राहम ने 1883 में, जहां तक वह पहुंचा उस स्थान को देवतीगढ़ का नाम दिया गया। H.G. वॉल्टन कहते हैं कि नंदा देवी पर जो सबसे पहले चढ़ा वो चढ़ा था W.W. ग्राहम। W.W. ग्राहम इसमें पूरा नहीं पहुंच सका, असफल हुआ था, लेकिन जहां तक वो पहुंचा उस बिंदु को बोला गया देवतीगढ़। अब देखिए नंदा सबसे पहले ढूंढा गया पर्वत 1821 में, खोजी दल को भेजा गया। अब पर्वत जब मिल चुका है कि हाँ एक पर्वत है नंदा देवी पर्वत जो कि काफी ऊंचा है, अब उस पर चढ़ने के प्रयास किए गए। H.G. वॉल्टन गढ़वाल गजेटियर लिखी है इन्होंने, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर के लेखक हैं।
इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि 1883 में पहला प्रयास किया डब्ल्यू डब्ल्यू ग्राहम ने, जो कि असफल रहा। वो जिस स्थान तक पहुंचा उस स्थान को बोला गया देवतीगढ़। फिर दूसरा प्रयास 1905 में टीजी लॉन्गस्टॉप द्वारा दूसरा प्रयास किया गया, जो भी असफल रहा। इससे थोड़ा सा ऊपर जाने में कामयाब जरूर रहा, लेकिन ये उसकी चोटी पर नहीं पहुंच पाया। जहां तक पहुंचा उस स्थान को बोला गया लॉन्ग स्टॉप कॉल। लॉन्ग स्टॉप कॉल, जिस पॉइंट तक ये पहुंचा उसको लॉन्ग स्टॉप कॉल बोला गया। 1934 में अगला प्रयास किया गया। एरिक शिप्टन, टिलमैन, इन दोनों ने मिलकर नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन ये भी असफल रहे और ये भी आरोहण नहीं कर पाए। फाइनली नंदा देवी की चोटी 7,817 मीटर पर पहुंचने में जो पहली कामयाबी मिली टिलमैन और ऑडेल को मिली। हालांकि टिलमैन ने 1934 में प्रयास किया, असफल रहा। फिर 1936 में ये प्रयास करता है और ऑडेल के साथ मिलकर 1936 में नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण करने में ये जो है कामयाब हो जाता है। उसके पश्चात 1954 में यह क्वेश्चन बन सकता है कि नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किसने किया? टिलमैन, ऑडेल ने किया। कब किया? 1936 में किया। नंदा देवी पर्वत का प्रथम उत्तराखंडी व्यक्ति जिन्होंने आरोहण करने का प्रयास किया वो था नंदू जुयाल। 1954 में नंदू जुयाल ने नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, हालांकि असफल रहा, लेकिन वो उत्तराखंड का पहला व्यक्ति था जिसने ये कोशिश करी। फाइनली 1981 सबसे इंपॉर्टेंट नंदा देवी पर्वत के टॉपिक में हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा एतवाल, दो महिलाएं इस पर्वत पर चढ़ती हैं और सफलतापूर्वक आरोहण करती हैं। इसलिए ये दोनों जो है हर्षवंती बिष्ट जो है वो पहली महिला बनती है जो 1981 ईस्वी में नंदा देवी पर्वत पर सफल आरोहण करती है। ठीक है। 1988 में इसके नाम पर इसकी तलहटी में एक बायोस्फीयर बनाया गया, नंदा देवी बायोस्फीयर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें? सबसे पहले उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। इसको खोजने का जो प्रयास किया ट्रेल ने किया। 1821 में पहला खोजी दल भेजा था। 1883 में डब्ल्यू डब्ल्यू ग्राहम ने इसमें चढ़ने का प्रयास किया, असफल रहा। जहां तक पहुंचा उस स्थान को देवतीगढ़ बोला गया। उसके बाद 1905 में टीजी लॉन्गस्टॉप ने प्रयास किया, असफल रहा। जिस स्थान तक पहुंचा उसे बोला गया आपका लॉन्ग स्टॉप कॉल। 1934 में एरिक शिप्टन, टिलमैन ने प्रयास किया, असफल रहे। टिलमैन ने फिर 1936 में प्रयास किया, पहला सफल आरोहण उन्होंने ही किया नंदा देवी पर्वत पर, टिलमैन और ऑडेल ने। 1954 में नंदू जुयाल ने असफल आरोहण किया, प्रथम उत्तराखंडी था। 1981 इंपॉर्टेंट, हर्षवंती बिष्ट, चंद्रप्रभा एतवाल दोनों जाती हैं और सफल होती हैं, प्रथम महिला बनती हैं। ठीक है। इसके बाद नंदा घाट पर्वत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था बागेश्वर और चमोली में ये आता है। प्रथम सफल आरोहण नंदा घाट पर ह्यूज, रॉटिल्ज और पान सिंह ने 1931 में किया। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने इस पर सफलतापूर्वक आरोहण किया अनूप शाह। इसकी हाइट भी याद कर लेना 6674 मीटर। त्रिशूल पर्वत, पहले तो उसका नाम त्रिशूल क्यों पड़ा? क्योंकि ये त्रिशूल की तरह दिखता है। अगर मैं आपको इसकी फोटो दिखाऊं ये कुछ इस तरीके से दिखता है, त्रिशूल की शेप में ये पर्वत है, तो इसलिए इसको त्रिशूल पर्वत के नाम से जानते हैं। पर जो ये चमोली में है सफलतापूर्वक आरोहण किया 1907 में टीजी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिशूल पर्वत का प्रथम आरोहण किसने किया? टीजी लॉन्गस्टॉप ने 1907 में। 1905 में प्रयास किया था नंदा देवी पर चढ़ने का, असफल रहे थे। कामेट पर्वत, कामेट पर्वत चमोली में ही है, 7,756 मीटर की ऊंचाई है। इस पर प्रथम आरोहण 1931 ईस्वी में फ्रैंक स्मिथ जिसने वैली ऑफ फ्लावर की खोज की थी, बुक भी लिखी थी द वैली ऑफ फ्लावर। एरिक शिप्टन, आरएल होल्डर्सवर्थ, इन्होंने जो है फूलों की घाटी से वापस आते टाइम इस पर्वत की खोज की, कामेट पर्वत की। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जो इस पर चढ़े नंदू जुयाल। 1954 में नंदा देवी पर चढ़ने का प्रयास किया, असफल रहे। 1955 में कामेट पर चढ़ गए। चौखंबा पर्वत, चौखंबा पर्वत को चौखंबा पर्वत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पर्वत 4 खंभों की तरह दिखता है। अगर मैं इसकी फोटो आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। कुछ इस तरीके से इसमें 4 खंभे दिखते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो 4 खंभों की तरह दिखता है, इसलिए इसको चौखंबा पर्वत कहा जाता है। ऊंचाई की बात करें तो 7,138 मीटर है। सफलतापूर्वक आरोहण पहली बार 1952 ईस्वी में लुसेंट जॉर्ज ने इस पर आरोहण किया। नंदाकोट पर्वत चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर 3 जिलों में विस्तृत है, फैला हुआ है, 6,881 मीटर हाइट है। प्रथम सफल आरोहण टीजी लॉन्गस्टॉप द्वारा किया गया, जो पहली बार ये गए असफल रहे थे। फिर 1936 में वाई होटा का प्रथम सफल। ये क्यों लिखा है? क्योंकि 1905 में ये नंदा देवी पर भी चढ़ने का प्रयास किया था, वहां भी असफल रहे थे। उसके पश्चात पंचाचूली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चोटी है, कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडलों में डिवाइड है हमारा उत्तराखंड। वहां पर गढ़वाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तो नंदा देवी आ जाएगा, लेकिन कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी है पंचाचूली। पंचाचूली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 5 चोटियां हैं इसमें। अगर इसकी फोटो दिखाऊं मैं आपको, ये कुछ इस तरीके से दिखता है और इसकी 5 चोटियां हैं। चोटी नंबर 1, चोटी नंबर 2, पंचाचूली 3, पंचाचूली 4
और पंचाचूली 5। क्वेश्चन कभी कभी ये बन जाता है कि पंचाचूली में जो 5 चोटियां उनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पंचाचूली सेकंड जो है वो सबसे ऊंची है, 6904 मीटर, 6904। सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली पंचाचूली 2 है, 6904 मीटर। उसके बाद अगर हम बात करें तो 6437 मीटर पंचाचूली 5th है। उसके अलावा पंचाचूली 4th 6334, फिर पंचाचूली 3rd 6312, 6355 जो है पंचाचूली 1st। तो ये 5 चोटियों से मिलकर बना है। इस पर प्रथम सफल आरोहण जो किया था वो किया था एक आईटीबीपी के जवान हुकुम सिंह ने। 1972 में आईटीबीपी के जवान हुकुम सिंह द्वारा इस पर जो है वो सफल आरोहण किया गया था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा उत्तराखंड के जलवायु प्राकृतिक आपदा। इसके बाद हम नदी तंत्र को पढ़ेंगे। पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छा टॉपिक लगता है उत्तराखंड की ज्योग्राफी में वो नदी तंत्र है। आपको इसमें प्रॉपर मैप के द्वारा बताया जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और उसमें कौन सी नदी जो है किस स्थान पर आकर मिल जाती है।